नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत को अपने नियंत्रण में लिया तो वो भू राजस्व से संबंधित किस तरह का सुधार किया और इस सुधार के परिणाम स्वरूप किस तरह की परेशानियां भारत में उत्पन्न हुई। मुख्य रूप से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अधिक से अधिक आय कमाने के लिए किस तरीके की नीति लेकर के आते हैं, भू राजस्व नीति लेकर के आते हैं और इस भू राजस्व नीति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किस तरह की मुश्किलें उत्पन्न होती है, भारत में किसानों को किस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम इस चीज़ को समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान उसकी आर्थिक नीति किस तरह का था और समय के साथ उसके आर्थिक नीति में परिवर्तन किस तरह से हुआ। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार की जगह हम परिवर्तन लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से उन्होंने सुधार कुछ भी नहीं किया था, बस भू राजस्व के जो वसूलने का जो उनका तरीका था उसमें उन्होंने परिवर्तन किया था। देखिए, भू राजस्व में उन्होंने क्यों परिवर्तन किया, इसके पीछे कारण क्या था कि वो अधिक से अधिक भू राजस्व की राशि वसूलना चाहता था। क्योंकि शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो उनको यहाँ से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से पैसा लाना होता था, सोने के सिक्के लाना होता था। उसके बाद वो भारत से सामान खरीदते थे और उस सामान को जब यूरोप में ले जाकर बेचते थे तो उससे उसको मुनाफा होता था। पर चूंकि अब तक जो व्यापार है वो एक ही दिशा में हो रहा है, ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी ब्रिटेन से सोने के सिक्के लाते हैं, भारत से सामान खरीदते हैं और इस सामान से वो यूरोप में जाकर के बेचते हैं, तो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है क्योंकि भारत सामान को बेच रहा है। पर यूरोप में या ब्रिटेन के व्यापारिक कंपनी पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है कि वो इस व्यवस्था में सुधार करे। तो जब वो भारत को अपने अधीन करता है तो वो चाहता है कि भू राजस्व पर उसका नियंत्रण अधिक से अधिक हो। इस नियंत्रण से उसको होगा क्या, तो सबसे पहले तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलने से ज़्यादा उसको पैसा उसको मिलेगा और इस पैसा से वो भारत में सामान खरीदेंगे और उसको यूरोप में ले जाकर के बेचेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासनकाल में भू राजस्व से संबंधित किस तरह की पद्धति को अपनाया था। तो सबसे पहले जो भू राजस्व का पद्धति लेकर के उन्होंने आया उसको कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था, फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो लेकर के आया था, पिछले वीडियो में हमने बात भी किया था, वारेन हेस्टिंग्स लेकर के आया था। वारेन हेस्टिंग्स इजारेदारी व्यवस्था लेकर के आया था। इस व्यवस्था में किस तरीके से राजस्व वसूला जाता था, तो राजस्व वसूलने की जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये व्यवस्था लाया गया था 1772 ईस्वी में। चूंकि वारेन हेस्टिंग्स का जो भारत में शासन करने का टाइम था वो 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी का था। तो इस व्यवस्था में क्या होता था कि राजस्व ठेके पर वसूलने के लिए राजस्व ठेके पर वसूलने की प्रक्रिया। इस व्यवस्था में क्या होता था कि बहुत सारे लोग राजस्व वसूलने के लिए बोली लगाते थे और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाते थे उस व्यक्ति को किसी क्षेत्र का राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था।
यानी कि इस व्यवस्था में एक व्यक्ति अगर ए है, अगर वो किसी क्षेत्र का राजस्व वसूलने के लिए कंपनी को सबसे ज्यादा ऑफर देता है कि हम अगर पांच कोई कंपनी 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्ति ने अलग अलग बोली लगाया है कि अलग अलग रुपया हम कंपनी को देंगे राजस्व वसूल के, तो उनमें से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करके देगा उस व्यक्ति को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा। यानी कि राजस्व वसूलने के बाद एक निश्चित राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा और जो बाकी राशि होगा, निश्चित राशि से ज्यादा अगर वो वसूलते हैं तो वो उस व्यक्ति का हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हो गया? इसके 2 परिणाम देखने को मिला। सबसे पहला कि प्रत्येक वर्ष राजस्व की राशि में परिवर्तन, प्रत्येक वर्ष राजस्व के राशि में परिवर्तन। राशि में परिवर्तन, चूंकि ठेका पर राजस्व वसूलने का दायित्व मिला है, जिम्मेदारी मिल रहा है, प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो इस प्रक्रिया में अलग अलग साल राजस्व के अलग अलग बोली लगाया जाता था। इससे कंपनी की आय की जो है निश्चितता नहीं रहता था कि कंपनी को अगर इस साल फिक्स अमाउंट मिला है तो अगले साल कितना रुपया मिलेगा, इस प्रक्रिया में इस चीज की निश्चितता नहीं रहता था। दूसरा, कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित हुआ, इससे प्रभावित, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो लोग राजस्व वसूलने का बोली लगाते थे वो किसान से अधिक टैक्स वसूलने की कोशिश करते थे। एक निश्चित राशि कंपनी को देने के बाद बाकी वो अपने मुनाफा के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान को या किसान से टैक्स वसूलते थे। इसके वजह से किसान पर दबाव बढ़ता चला गया और किसान की जो स्थिति है, कृषि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, उसमें संकट उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजस्व वसूलने की नीति लाया था वो था इजारेदारी व्यवस्था, जो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। और इस व्यवस्था में जो व्यक्ति सबसे अधिक राजस्व वसूलने का बोली लगाता था उसको राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था और एक निश्चित राशि कंपनी को देने के बाद जो बाकी राशि होता था वो व्यक्ति खुद रखता था। पर इस व्यवस्था में 2 सबसे महत्वपूर्ण मुश्किलें उभर करके सामने आई। पहला कि कंपनी को आय का निश्चितता नहीं रहता था कि अगर इस साल उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिला है तो अगले साल कितना रुपया मिलेगा, इस बात की कोई निश्चितता नहीं रहता था। दूसरी तरफ जो व्यक्ति राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेता था वो किसान से ज्यादा टैक्स वसूलते थे। इस वजह से कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब दूसरे तरह की जो राजस्व व्यवस्था आया समय के साथ, उसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, ये जो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था है ये किसने लेके आया? ये लेके आया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। और किस वर्ष लेके आया? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 2 सहयोगी थे, एक तो जॉन शोर और दूसरा विलियम ग्रांट, जेम्स ग्रांट। इन दोनों के सुझाव पर लॉर्ड कॉर्नवालिस एक व्यवस्था लेकर के आता है जिसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। हम समझेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में
किस तरह से राजस्व वसूला जाता था, इसमें किस प्रक्रिया के द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता था। अगर हम इसकी बात करें तो ये व्यवस्था की शुरुआत कहाँ पे हुई? आज के बिहार, बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, इन सब प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषताएं थी उसको समझते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि किसान जमीन का मालिक बन गया। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में किसान को जमीन का मालिक बना दिया गया और ये पहला मौका था जब किसान को जमीन का मालिक बनाया गया था। इससे पहले भारत में क्या होता था कि किसान जमीन का मालिक नहीं होते थे, जमीन का मालिक राज्य के हाथों में होता था, जमीन राज्य का होता था। किसान को बस उस पर कृषि करने का अधिकार था। इसके लिए किसान को एक निश्चित राशि राजस्व के रूप में राज्य को देना होता था। पर अस्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया में क्या हो गया कि किसान को बना दिया गया जमीन का मालिक। जो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में क्या किया गया कि जो इस अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, अगर इस व्यवस्था को देखें तो इसमें राजस्व की राशि जो है, राजस्व की राशि क्या किया जाता था कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित कर दिया जाता था, फिक्स्ड कर दिया जाता था। राजस्व की राशि एक निश्चित समय के लिए फिक्स कर दिया जाता था और राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिलता था? तो जमींदार को मिलता था, जमींदार को। यानी कि जमींदार किसान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का मीडिएटर होता था। किसान से राजस्व की राशि जमींदार वसूलते थे और वो राशि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था। इस व्यवस्था को अगर सही तरीके से समझें तो इस व्यवस्था में इस तरह की कुछ चीजें था। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो इस व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर था ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच मीडिएटर का काम करता था जमींदार और सबसे नीचे कौन होता था? किसान होता था। भू राजस्व की व्यवस्था में जमींदार किसान से राजस्व वसूलते थे और ये राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमींदार के द्वारा पहुंचता था। इस व्यवस्था में क्या होता था ना कि इस व्यवस्था में को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है कि सूर्यास्त कानून। इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कानून था सूर्यास्त कानून, यानी कि जिस क्षेत्र के जमींदार को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया है उसको एक निश्चित टाइम दिया जाता था कि इस टाइम पर कंपनी के पास राजस्व जो उन्होंने वसूला है वो पहुंच जाना चाहिए। अगर एक निर्धारित समय के बाद
कंपनी के पास राजस्व वसूल पहुंचाया जाता था तो कंपनी उस जमींदार की जो जमींदारी का अधिकार है वो छीन लेता था। इसी को कहा गया सूर्यास्त कानून, कि अगर किसी दिन का समय दिया गया है और अगर उस दिन सूर्यास्त होने से पहले जमींदार के द्वारा कंपनी के पास भू राजस्व नहीं पहुंचाया जाता था तो उस व्यक्ति का भू राजस्व का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता था। इसलिए इसको कहा जाता है सूर्यास्त कानून। इस व्यवस्था में जो राजस्व की राशि होता था इस व्यवस्था में क्या होता था कि राजस्व की राशि इस व्यवस्था में जो राजस्व का कुल राशि है, इस कुल राशि में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचता था 89%, और जो जमींदार होते थे जमींदार के पास पहुंचते थे 11%। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था में जमींदार को राजस्व की राशि एक निश्चित अमाउंट फिक्स कर दिया जाता था। जितना राशि वो वसूलते थे, जितना राशि निर्धारित किया जाता था, उस राशि का 89% राशि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था और 11% पहुंचता था जमींदार के पास। पर जमींदार अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, अधिक से अधिक लाभ के लिए किसान से अधिक राजस्व वसूलता था। और अगर हम अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो उस समय के जो जितने एरिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा पर यह व्यवस्था था। भारत के लगभग 19% हिस्सा पर, भारत के लगभग 19% हिस्सा पर अस्थाई बंदोबस्त वाला व्यवस्था था। भारत के लगभग 19% हिस्सा पर अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया के द्वारा राजस्व की राशि वसूला जाता था। इसमें जमींदार की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम समझते हैं कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था क्यों लाया, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। समझते हैं कि उद्देश्य क्या था। अस्थाई बंदोबस्त के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाया भू राजस्व वसूलने के लिए। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि राजस्व की राशि निश्चित होने से जमींदार कृषि में सुधार करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि अगर राजस्व की राशि निश्चित कर दिया जाएगा तो इससे जमींदार अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए कृषि में सुधार करेंगे, क्योंकि निश्चित राशि से ज्यादा राशि अगर जमींदार के द्वारा एकत्रित किया जाएगा तो वो राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना निश्चित कर दिया है उतना ही राशि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचेगा। और बाकी अगर जमींदार के द्वारा ज्यादा राशि वसूला जाता है तो वो राशि जमींदार अपने पास रखेंगे। इससे क्या होगा कि कृषि में सुधार होगा। दूसरा जो कारण था, और कृषि में सुधार होने से क्या होगा, कृषि का निर्यात बढ़ेगा, कृषि निर्यात में वृद्धि, क्योंकि किसान को भी अब एक निश्चित ही राशि देना है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के रूप में। तो किसान भी अब अपने कृषि में सुधार करेंगे, वो भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कृषि का पैदावार हो।
क्योंकि एक फिक्स राशि दे देने के बाद का जो भी राशि बचेगा, जो भी उनके पास अनाज होगा या फिर जो भी उनके पास रुपया आएगा वो किसान का होगा, तो किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तीसरा जो कारण था, कंपनी के अधिकारी के भ्रष्टाचार की समाप्ति। भ्रष्टाचार की समाप्ति। कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो राजस्व वसूलने के दौरान कई ऐसे कार्य करते थे जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचता था। वो खुद के फायदे के लिए कई बार कंपनी को नुकसान पहुंचा देते थे, राजस्व ज्यादा वसूलते थे पर कंपनी को उस राजस्व के आंकड़े कम बताते थे। इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि अगर राजस्व की राशि निश्चित कर दिया जाए और जो ब्रिटिश अधिकारी है उसको राजस्व वसूलने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए तो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और कंपनी की राजस्व में वृद्धि होगा। जो एक और कारण था वो ये कि चूंकि राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दिया जा रहा है, तो जमींदार को। तो जमींदार के रूप में एक सशक्त स्थानीय समूह उभरेंगे जो कंपनी के साथ देंगे, कंपनी के साथ में खड़ा रहेंगे, क्योंकि उस समय गांव में जमींदार की स्थिति अच्छा होता था। इस वजह से कंपनी को लगता था कि जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग तैयार होगा जो विभिन्न मुश्किलों में कंपनी का सहयोग करेगा, इसलिए ये व्यवस्था लाया गया था। पर इस व्यवस्था का कई नकारात्मक पक्ष देखने को मिलता है। आइए हम उन चीजों को अब समझते हैं। अस्थायी बंदोबस्त का नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष जो ये परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आया था ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला जा सके, इसके परिणाम स्वरूप कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ जिससे किसान बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। सबसे पहले अगर हम सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार के राजस्व निश्चित हो गया, उसके राजस्व में वृद्धि नहीं। सरकार के राजस्व निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार का राजस्व निश्चित हो गया। सरकार अब नए साल अधिक राजस्व के दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने राजस्व वृद्धि करने के अधिकार को खुद ही समाप्त कर दिया है। इस तरीके से राजस्व के राशि के रूप में जो सरकार को राजस्व का राशि आता था वो एक अब निश्चित हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जमींदार कृषि सुधार को बढ़ावा नहीं दिया। जमींदार कृषि सुधार पर ध्यान नहीं दिया। ये जो भू राजस्व की नई व्यवस्था लाया गया था अस्थायी बंदोबस्त, इसके पीछे लाए जाने के पीछे एक कारण ये भी था कि इससे जमींदार ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने को लेकर के प्रोत्साहित होंगे और वो कृषि सुधार पर ध्यान देंगे। पर जमींदार कृषि सुधार पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से कृषि की स्थिति और भी खराब हो गई और किसान को इस खराब स्थिति का सामना करना पड़ा। अब देखिए, सरकार क्या चाहता था कि जमींदार के रूप में उसको एक समर्थक वर्ग मिले। जमींदार के रूप में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत करने से सरकार को तो एक समर्थक वर्ग मिल गया, पर किसान को अब ये महसूस होना शुरू हो गया कि उनका शोषण जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है। क्योंकि जमींदार
उससे ज़्यादा राजस्व वसूलते थे अपने मुनाफे के लिए, तो किसान जमींदार को अब अपना दुश्मन समझने लगा। भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग जरूर मिल गया, पर किसान के लिए अब जो जमींदार है वो विलेन बन चुका था। अब जमींदार और किसान के बीच कई जगह कन्फ्लिक्ट देखने को मिलना शुरू हो गया था। तो ये कुछ विशेषता एवं खामियां था किस व्यवस्था का, तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का, जो राजस्व वसूलने का एक व्यवस्था था जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें जो राजस्व वसूलते थे वो किसान से जमींदार वसूलते थे, और ये राजस्व का राशि फिर पहुंचता था किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब हम अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित एक नया व्यवस्था को समझते हैं जिसको कहते हैं रैयतवारी पद्धति। रैयतवारी पद्धति या रैयतवारी व्यवस्था। ये जो रैयतवारी व्यवस्था है ये कहां पे शुरू किया गया था, मद्रास प्रांत में। मद्रास प्रांत में इनको शुरुआत किया गया था, इसके द्वारा मद्रास प्रांत के जो गवर्नर थे उस समय, कौन, मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा। कैप्टन रीड के द्वारा जिस व्यवस्था की शुरुआत किया गया था उसको कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी पद्धति। और इसको कहां पे शुरू किया गया था, तो मद्रास प्रांत में, दक्षिण भारत के राज्य में इस व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। इस व्यवस्था में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% एरिया आता था, भूभाग आता था। और इसमें अगर हम राजस्व वसूलने की पद्धति की बात करें तो इसमें सीधे किसान से राजस्व वसूला जाता था। सीधे किसान से राजस्व वसूला जाता था। क्योंकि इस व्यवस्था का नाम ही रैयतवारी व्यवस्था है और रैयत का मतलब होता है किसान, तो इस व्यवस्था में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सीधे किसान से राजस्व प्राप्त करते थे। और दक्षिण भारत में ये व्यवस्था शुरू करने का एक कारण ये भी था कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं यहाँ पर जमींदार नाम का जो एक सामाजिक समूह था पहले से ही मजबूत था, तो इसके द्वारा जमींदार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व वसूल सकते थे। पर मद्रास प्रांत और दक्षिण भारत में खास करके जो बंबई प्रांत था वहां पे कोई ऐसा मीडिएटर नहीं था जो सरकार और किसान के बीच मीडिएटर का काम करे। तो इस व्यवस्था में क्या किया गया कि सीधे किसान से ही राजस्व की राशि वसूला जाने लगा, जिसको नाम दिया गया रैयतवारी व्यवस्था। और इस व्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है जो उस समय के मद्रास के गवर्नर थे मुनरो और कैप्टन रीड को। राजस्व वसूलने का एक और व्यवस्था आया था जिसको कहा गया महालवारी व्यवस्था, महालवारी सिस्टम। महालवारी व्यवस्था। मालवारी व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था, तो 1820 ईस्वी में हुआ था। और ये इस व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था, इस व्यवस्था का शुरुआत हुआ था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी नाम का जो ब्रिटिश अधिकारी था उसके द्वारा शुरू किया गया था। जो महालवारी व्यवस्था है इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ, पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में।
इस व्यवस्था में जो राजस्व की राशि वसूला जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी किससे राजस्व लेते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी गांव के मुखिया से राजस्व लेते थे, गांव के मुखिया। और गांव के मुखिया किससे राजस्व वसूलते थे? तो किसान से। यानी कि प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था, उसका काम होता था कि गांव के किसान से राजस्व वसूलना, और फिर ये राजस्व कहाँ तक पहुंचता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचता था। तो ये विशेषता था किसका? महलबारी व्यवस्था का। और ये उस समय कुल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा ऐसा था जहां पर किस व्यवस्था से वसूला जाता था? तो महलबारी व्यवस्था से वसूला जाता था।